नमस्कार। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि आरबीआई की स्ट्रक्चर और आरबीआई के बारे में, उसमें क्या नीतियाँ थी, मॉनेटरी पॉलिसी बताए थे, आरबीआई के कार्य बता दिए थे और उसमें बताए थे मौद्रिक नीति के बारे में। तो मौद्रिक नीति क्या होता है? किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश का मौद्रिक नीति बनाता है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। जैसे हमारे यहाँ का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, वैसे केंद्रीय बैंक जैसे अमेरिका का है तो वहाँ बोलते हैं फेडरल बैंक। तो आरबीआई के बारे में हम बताए थे इसके पहले। इसके बारे में क्या कहते हैं, आरबीआई जिस तरीके से मौद्रिक नीति का निर्माण करता है उसके कुछ टूल्स होते हैं, यानी कुछ उपकरण होते हैं। उसको हम एक एक करके आज समझ लेते हैं। देखो, किसी देश में दो प्रकार की पॉलिसी होती है। एक होती है राजकोषीय नीति होती है, एक होती है मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति क्या होती है? उस देश की सरकार बनाती है। सरकार मतलब क्या होता है? बजटिंग काम, यानी बजट बनाती है। घाटा क्या है, फायदा क्या है, उसके बाद क्या है कि जैसे रेवेन्यू खर्चा हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ये सब चीज़ें क्या होगी? सरकार देखती है। मौद्रिक नीति में क्या होती है? उस देश का केंद्रीय बैंक बनाता है। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है तो मौद्रिक नीति बनाता है। उसमें क्या होता है? पैसे का जो, यानी कैश का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है वहाँ का केंद्रीय बैंक। तो हमारे यहाँ का आरबीआई है। आरबीआई के दो उपकरण होते हैं मौद्रिक नीति के कंट्रोल करने के लिए। एक होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक, यानी क्वांटिटी और क्वालिटेटिव, दो प्रकार के उपकरण होते हैं। उसमें है, मात्रात्मक में है एलएएफ, यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। वीआरआर मतलब वेरिएबल रिवर्स रेशियो होता है। बैंक रेट, एमएसएफ, ओएमओ, ये होते हैं मात्रात्मक उपकरण। गुणात्मक में क्या होता है? एक होता है नैतिक दबाव, एक होता है साख रसनी। तो हम इसको एक एक करके समझेंगे। उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं लिक्विडिटी के बारे में, यानी तरलता क्या होती है। देखो, तरलता क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं। तरलता मतलब ये होता है किसी एसेट को कैश में कन्वर्ट करने के लिए टाइम और लॉस कम से कम हो। कोई एसेट है, मान लीजिए आपके पास ज़मीन है, उसको कैश में आप कन्वर्ट करिए, उसमें समय कम लगे और लॉसेस कम से कम हो, उसको बोलते हैं तरलता। जैसे कैश की तरलता सबसे ज़्यादा है। अगर गोल्ड और सोना गोल्ड दे दिया जाए और कैश दे दिया जाए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे तरलता किसकी ज़्यादा है, तो आप कैश ज़्यादा लिक्विडिटी है। क्यों? मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे मान लीजिए रात का समय है और मान लीजिए डॉक्टर उस समय आपसे बोलता है कि आप 20,000 रुपये लाइए, इलाज अब शुरू होगा। अब वहाँ मान लीजिए आपके पास दो तरीके हैं। अब डॉक्टर कहता है कैश आप डालिए, तो आपके पास 20,000 रुपये हैं और सोना है। तो उस समय आप कैश देंगे, तुरंत इलाज शुरू हो जाएगा। सोने के लिए क्या करेंगे? सोना आप व्यापारी के पास जाएंगे, व्यापारी क्या करेगा? उस गोल्ड को कैश में कन्वर्ट कर देगा, फिर आप आएंगे हॉस्पिटल तो आप करेंगे। यानी सोने से ज़्यादा लिक्विडिटी किसकी है? कैश की। और सोने से ज़्यादा मान लीजिए आपके पास कोई चेक है। अब चेक है आपके पास, चेक मान लीजिए आप लिए हैं और उसके बाद आप जाएंगे बैंक। बैंक मान लो अगर रात का समय है तो दिन में खुलेगा। उसमें क्या होगा? आप चेक फिर भजाएंगे, फिर पैसा लेके आएंगे। तो गोल्ड की जो लिक्विडिटी है वो कै मतलब चेक से ज़्यादा है। अब गोल्ड से ज़्यादा लिक्विड कौन है? कैश है। तो अगर ये पूछा जाए कि तरलता क्या होती है, तरलता मतलब ये होता है कैश का फ्लो। मतलब ये है कि कैश कितना जल्दी आपके पास हाथ में है, उसको बोलते हैं तरलता। क्योंकि इस टर्म का यूज हमेशा आएगा, इसीलिए हम इसको आप बता दिए हैं। इस शब्द की तरलता किसकी होती है? मनी की, यानी कैश, कैश पैसा के। गोल्ड का, उसके बाद आपके पास रिसिप्ट हो गया, यानी कोई मान लो क्या कहते हैं, चेक हो गया। तो हम एक एक करके समझते हैं। एलएएफ को समझते हैं। एलएएफ का पूरा नाम होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसी में आता है, एक होता है रेपो रेट होता है, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। तो हम रेपो रेट को समझते हैं पहले। रेपो रेट क्या होता है? मान लीजिए आरबीआई आरबीआई क्या करता है कि रेपो रेट क्या होता है कि रेपो रेट क्या होता है कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं क्या करते हैं, वो आरबीआई से लोन लेते हैं। और रेपो रेट में क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक है, यानी वाणिज्यिक बैंक है, वो आरबीआई से लोन लेते हैं। और रेपो रेट की जिस रेट पे लेते हैं उसी को बोलते हैं रेपो रेट। आरबीआई क्या करता है कि जो रिवर्स रेपो रेट है उसके माध्यम से क्या करता है कि जो कमर्शियल बैंक है उनको लोन देता है। अब मान लीजिए कि आरबीआई अगर रेपो रेट बढ़ा देता है, यानी यहाँ रेपो रेट अगर आप बढ़ा देता है, अगर रेपो रेट आरबीआई अगर बढ़ा देता है तो बैंक के पास क्या होगी? तरलता। अगर आरबीआई क्या करती है, अगर रेपो रेट बढ़ा देगी तो क्या होगा? तरलता क्या होगी? घट जाएगी। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो तरलता क्या होगी? यानी कैश का फ्लो कम होगा मार्केट में, यानी बैंक क्या करेंगे? उस समय लोन आपको नहीं दे पाएंगे। तो उससे क्या होगा? मार्केट में पैसा कम होगा। जब मार्केट में पैसा कम होगा, इसका मतलब यह है कि लोगों के पास जब पैसा नहीं होगा, तो मान लो कोई व्यापारी है, अब उसके पास मान लो 10 वर्कर काम कर रहे थे। अब मान लो जो वाणिज्यिक बैंक है, अब वो इस समय व्यापारी को जो लोन दे रहे हैं, अब वो क्या हो रहा है? महंगा मिलेगा लोन। तो क्या करेगा? वो व्यापारी लोन तो लेने जाएगा नहीं। अब क्या करें? उसके पास मान लो 10 लेबर थे,
तो 10 लेबर से क्या करेगा, वो लेबर की छँटनी शुरू करेगा, उससे क्या होगा, बेरोज़गारी बढ़ती है, महँगाई तो ऑलरेडी होगा, चूँकि मार्केट में जब पैसा नहीं होगा उससे क्या होगा कि धीरे-धीरे महँगाई भी बढ़ती है। तो आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट के माध्यम से क्या करती है, तरलता यानी कैश को कंट्रोल करती है, यानी पैसे की जो मात्रा होती है उसको आरबीआई कंट्रोल करती है, किससे, रेपो रेट से। अच्छा, इसी में देखो, अगर रेपो रेट को आरबीआई अगर कम कर दे, बढ़ाया था, अगर इसको कम कर दे आरबीआई, तो क्या होगा, तरलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तरलता बढ़ने का मतलब ये है कि जो आरबीआई है, अब वो क्या है कि जो वाणिज्यिक बैंक उनको लोन सस्ता मिलेगा। अब जब इनको पास लोन जब सस्ता आएगा तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा लोन बांटेंगे। जब ये ज़्यादा लोन आगे बांटेंगे तो यानी जो व्यापारी होंगे उनके पास पैसा आएगा, मार्केट में फ्लो बढ़ेगा और क्या कहते हैं, सबके पास पैसा हो जाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। तो ये आरबीआई के टूल है। इसमें क्या करता है, रेपो रेट में आरबीआई क्या करता है, वाणिज्यिक बैंक को लोन देता है और उस वो जो रेट होता है उसी को बोलते हैं रेपो रेट। इसमें क्या है, जब आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ाता है तो तरलता क्या होती है, घट जाती है। जब रेपो रेट को घटाता है तो तरलता बढ़ जाती है। ये हो गया रेपो रेट। और एक होता है रिवर्स रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि जो पैसा मान लो किसी वाणिज्यिक बैंक के पास है, अब आरबीआई चाह रहे हैं कि क्या करता है कि अब वो पैसा मान लो कि जो वाणिज्यिक बैंक है उनसे आरबीआई पैसा लेना चाह रही है, तो क्या करती है, रिवर्स रेपो थ्रू थ्रू क्या करता है कि आरबीआई का जो वाणिज्यिक बैंक है उनसे पैसा क्या करता है, सिंक करता है, यानी उनसे पैसा ले लेता है। इस प्रकार से आरबीआई क्या करती है, वाणिज्यिक बैंकों से लोन ले लेती है। अब अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, अब मान लो जो अगर आरबीआई पैसा अगर बढ़ने गई तो उसमें क्या होगी, तरलता क्या होगी, तरलता यानी क्या होगा, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो तरलता क्या है, घट जाएगी। घट क्यों जाएगी, क्योंकि वाणिज्यिक बैंक से क्या करेगा, आरबीआई पैसा अपने पास खींचने मतलब मांगना शुरू कर देगा। उससे क्या होगा कि जो तरलता है वो घट जाएगी, मार्केट में जो कैश है वो कम हो जाएगा। अब इसी में है रिवर्स रेपो रेट में, अगर इसको अगर घटा दें, यानी आरबीआई क्या करे कि वाणिज्यिक बैंकों से पैसा ना ले, तो उससे क्या होगा, तरलता बढ़ जाएगी। तरलता बढ़ने का मतलब ये है कि लोगों के पास पैसे रहेंगे। तो ये होता है एलएफ। एलएफ में क्या होता है, एक रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होगा, जब आरबीआई पैसा को यानी बढ़ा देता है तो वाणिज्यिक बैंक के पास पैसा नहीं होता, इसलिए उनके पास तरलता घट जाती है। अगर वो बढ़ा देता है मतलब कम कर देता है रेपो रेट को, तो तरलता बढ़ जाती है। तो ये होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब इसको हम समझते हैं बैंक रेट क्या होता है। इसको देखेंगे अभी। एक होता है बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या है, ये भी कोई रेट ही होगा। अब ये जो एलएफ था, एलएफ में क्या करता है, आरबीआई जो है पैसे को शॉर्ट टर्म के लिए देता है। यानी शॉर्ट टर्म मतलब ये हो कि कुछ साल, 1 साल से बिलो होता है, यानी 1 साल के अंदर तक आपको लोन वो देना होगा आरबीआई के ऊपर। तो ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए। अब बैंक रेट क्या होता है, जब कोई वाणिज्यिक बैंक क्या करता है कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेता है। लॉन्ग टर्म मतलब एक 5 साल के लिए, 6 साल के लिए जब लेता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, यानी आरबीआई इस पे जो लोन लेती है सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होता है। ये हो गया बैंक रेट। एमएसएफ क्या होता है, मार्जिन स्टैंडर्ड फैसिलिटी होता है इसका पूरा नाम। तो एमएसएफ क्या होता है, एमएसएफ में क्या करता है कि मान लीजिए कोई वाणिज्यिक बैंक है, अब मान लीजिए कि वो उसको पैसे की ज़रूरत है, मान लीजिए कि कोई बड़ा व्यापारी उससे पैसे की 5 करोड़ की डिमांड करता है। अब क्या है कि मान लो कि उसको कल पैसा देना है, अब उसको रात तक में तो पैसे व्यवस्था करना है। अब पैसा व्यवस्था करने के लिए कहाँ जाएगा, वो आरबीआई के पास जाएगा। अब क्या करेगा, एक रात के लिए जो पैसा मांगेगा एमएसएफ, तो आरबीआई क्या करता है, एमएसएफ के थ्रू क्या करता है, एमएसएफ में क्या होता है, उसका जो लोन होता है यानी जो ब्याज होता है वो ज़्यादा होता है। तो एक रात के लिए अगर लोन किसी बैंक को लेना है तो वो एमएसएफ के थ्रू लेता है, यानी मार्जिन स्टैंडर्ड फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, एक रात के लिए बैंक को जब कभी कभी समस्याएं बढ़ जाती हैं, ज़्यादा कि ज़्यादा डिमांड है पैसे की, तब आरबीआई उस पर पैसा देता है और इस पर जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत हाई होता है। क्योंकि आपको ज़्यादा पैसा लेना है और एक रात के लिए लेना है, तो अचानक पैसे की ज़रूरत है, तो उस पर आरबीआई क्या करती है, लोन यानी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेती है। ये हो गया एमएसएफ। ओएमओ क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब ये होता है कि आरबीआई क्या करती है कि कोई नोट्स बेचती है, जैसे कोई बांड हो गया, डिबेंचर हो गया, ये सब आरबीआई बेचती है। उसमें क्या हो कि ये कागज़ होता है। मान लीजिए कोई बैंक है, अब उसके पास आरबीआई के पास क्या करता है कि आरबीआई क्या करती है, वही वो कागज़ बेचती है। मान लीजिए कोई जितना वो बैंक कागज़ खरीदते हैं उनके पास वो पैसा एसेट के रूप में होता है, कैश नहीं, एसेट के रूप में पड़ा होता है। अब क्या करता है आरबीआई, जब ये ओएमओ को जब बेचती है, यानी जब ओएमओ को जो इसको जब खरीदना शुरू करेगी किसी वाणिज्यिक बैंक से, तो उस समय क्या होगा, मार्केट में कैश फैल जाएगा। कैश फैलने मतलब तरलता बढ़ जाएगी। अब जब ये बेचता है
तो तरलता बढ़ जाती थी। जब ये खरीदने लगेगा, यानी जब आप खरीदेगा इसे, तब तरलता बढ़ती है, जब ये बेचेगा तरलता घट जाती है। तो ओएमएक्स थ्रू क्या करता है, इसमें भी क्या करता है, तरलता को कंट्रोल करता है, यानी कैश को कंट्रोल करता है। तो ये हो गया ओएमओ। अब समझते हैं इसके गुणात्मक क्या कहते हैं, क्या होते हैं आरबीआई के जो गुणात्मक होते हैं। गुणात्मक में क्या होता है, इसमें सिर्फ कैश को फ्लो करता है, यानी मात्रात्मक में क्या होता है, सिर्फ आरबीआई कैश को फ्लो करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसके प्रभाव को नहीं। नैतिक में क्या होता है, कैश को भी कंट्रोल करता है, उसके प्रभाव को भी कंट्रोल करता है, यानी नैतिक तरीके से दबाव डाल के आरबीआई। नैतिक दबाव में क्या होता है कि कोई मान लो बैंक है, वाणिज्यिक बैंक, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आरबीआई ने मान लो कि रेपो रेट को कम किया। जब रेपो रेट को कम किया तो इसका मतलब यह है कि जो ब्याज है अब जो बैंक को मिल रही है उसको सस्ता देना चाहिए, आगे बेचना चाहिए, उनको सस्ता लोन देना चाहिए। तो बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक वो क्या करते हैं, जब आरबीआई रेट को बढ़ाती है तो महंगा लोन बेचेंगे, और जैसे उसको घटाती है तो क्या करते हैं, जल्दी वो उसको सस्ता लोन नहीं बांटते हैं। तो इससे क्या करती है आरबीआई, बीच बीच में क्या करती है, जो वाणिज्यिक बैंक हो उनको नैतिक दबाव, यानी उनको समझा बुलझा के भी बताते रहते हैं कि अगर हम बैंक रेट कम कर रहे हैं, सीआरआर एसएलआर कम कर रहे हैं, तो आप जो है ऐसे कस्टमर को भी सस्ता लोन आगे बढ़ाओ। तो बेसिकली जो बैंक होते हैं ये सब में चतुराई करते हैं, वो जल्दी लोन सस्ता नहीं बांटते हैं, वो पुराने ढर्रे पे चलते हैं। अगर बढ़ेगा रेट तो तुरंत बढ़ा देंगे, लेकिन जैसे ही उनको लोन आरबीआई सस्ता देगी वो आगे ट्रांसफर कम करते हैं। तो ये होगा नैतिक दबाव। साख रसनिंग मतलब ये होता है, तो एक बार क्या हुआ कि जैसे बैंक रन होता है, बैंक रन मतलब ये होता है कि बैंक जब फेल होने लगते हैं तो उससे बोलते हैं बैंक रन। जैसे मान लीजिए कि कोई अफवाह फैल गई किसी चीज़ को लेकर कि अब जो है भारत में कैश या मान लो पैसे की मान लो नोटबंदी जैसे हो गई। अब नोटबंदी में क्या हुआ, लोग सीधा बैंक में गए अपना पैसा निकालने या जमा करने गए। तो बैंक बैंक क्या करते हैं, रन रन मतलब ये हुआ कि जितने उसके कस्टमर हैं एक शाखा के, बैंक में जाके पैसा अपना निकालना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि बैंक रन कब आता है, जब लगता है कि बैंक में कुछ सही नहीं चल रहा है, या बैंक भ्रष्टाचारी, या बैंक बंद होने वाला है, तो बैंक रन की समस्या आ जाती है। तो उस सब से बचने के लिए क्या करता है कि आरबीआई क्या किया था कि साख रसनिंग होता है। साख रसनिंग मतलब ये हो कि बैंक जो है ज़्यादा लोन ना बांटे मार्केट में। जैसे ज़्यादा लोन बांटने का मतलब ये है कि जब आरबीआई के पास मतलब जो वाणिज्यिक बैंक है उनके पास जब पैसा होता है, वो क्या करते हैं, धुआंधार अपना लोन बांटना शुरू कर देते हैं। मतलब वो लोन धुआंधार बांटते हैं तो उससे क्या होगा, जो पैसा है वो वापस आ नहीं पाता है। भाई कोई आदमी लिया 5 लाख और लेके वो काम किया, मान लो काम फेल हो गया तो लोन पहुंचा नहीं पाते हैं। तो इस पे क्या करता है आरबीआई, कहता है कि भाई उतना ही लोन बांटो जितना तुम वापस कर लो, यानी एनपीए ना हो कि आप लोन बांट दिए और वो पैसा वापस नहीं आए। तो एनपीए की समस्या से बचने के लिए आरबीआई क्या करता है, बैंकों को समझाता रहता है साख रसनिंग करिए। साख रसनिंग मतलब है कि ऊपरी सीमा निर्धारण कर देता है बैंक कि आप जो है सिर्फ 5,000 तक लोन बांटिए, 6,000 तक लोन बांटिए। तो इससे क्या होगा, बैंक रन की समस्या नहीं आएगी, जिससे बैंक फेल होने के चांसेस कम होते हैं। ये होता है साख रसनिंग। तो जो आरबीआई है किसी देश का कमर्शियल बैंक होता है, मतलब जो वहाँ का केंद्रीय बैंक होता है, ये 2 तरह का टूल्स अपनाता है। अब पूरी अर्थव्यवस्था मतलब बैंक जो सेक्टर चलता है इसी पे चलता है। तो इसके आगे हमारा एक छूटा हुआ है वीआरआर। वीआरआर मतलब वेरिएबल रिवर्स रेशियो। इसको हम बताएंगे क्योंकि बैंक का हमको बैलेंस शीट बताना पड़ेगा, उसमें एसेट और लाइबिलिटी के बारे में बताएंगे, और उसमें क्या होता है कि पूरा बैंक का बैलेंस शीट बताएंगे कि बैंक क्या इनकम है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ वो लोन देता है। तो आज यहीं तक है। इसके 2 उपकरण हैं, एक होता है मात्रात्मक गुणात्मक, और क्या कहते हैं गुणात्मक मात्रात्मक में क्या है कि एलएफ है। एलएफ मतलब ये होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। लिक्विडिटी मतलब वही तरलता, तरलता को एडजस्ट करना कि न ज़्यादा हो न कम हो। तो उसमें रेपो रेट था, एक रिवर्स रेपो था, बाकी ये सब थे। ठीक है, तो ये मोटा मोटी बातें थे, किसी देश का केंद्रीय बैंक ऐसे कार्य करता है। आज तक यहीं तक, धन्यवाद।